दोस्तों, अगर आपने कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देख लीजिए ताकि आपको कहानी पूरी समझ में आ जाए। चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। वैशाली और शाश्वत घर जा रहे थे। कार में एकदम शांति थी पर माहौल एकदम रोमांटिक था। कुछ अनकहे एहसास दोनों के बीच थे कि रोड पर थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था और पास में स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए थे जहाँ से चाउमीन, मंचूरियन, चिली पनीर की खुशबू आ रही थी और वैशाली के पेट में उस खुशबू से चूहे कूदने लगे थे। शाम होने पर आ गई थी। उसने बस सुबह का नाश्ता किया हुआ था, वो भी शर्म के मारे आधा पेट। वैशाली साइड शीशे से मासूम सा मुंह बनाई उन खाने के स्टॉल को देख रही थी। हर एक लड़की जिसकी नई शादी हुई हो, वो भी अरेंज, उसके जैसा वैशाली का हाल था। पति से बोले तो कैसे बोले कि भूख लगी है, कहीं उसका पति गुस्सा ना करने लगे और बोले कितना खाती हो, घर पर ही तो चल रहे हैं, वहाँ चल के खा लेना, इतने जाम में तुम्हारे लिए खाना क्या उड़ के लेने जाऊँगा। सब सोच के वैशाली बस मुंह में आ रहे पानी से ही अपना गला गीला करती रही कि विंडो जो वैशाली ने कोनी से ओपन कर ली थी ताकि बाहर की हवा खा के पेट भर सके, लेकिन विंडो ओपन होने की वजह से बाहर की आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही थी जिसकी वजह से शाश्वत का ध्यान वैशाली पर गया और उसने जब वैशाली को मुंह बनाए शीशे से खाने को देखते देखा तो अपना सिर नामी हिला दिया। शाश्वत तुरंत जो थोड़ी सी जगह थी उसमें डोर ओपन करके बाहर चला गया और वैशाली को होश ही नहीं था। शाश्वत तुरंत ही ऑर्डर देकर वापस आ गया था कि गाड़ी कुछ आगे बढ़ी तो दूसरी गाड़ियाँ आगे आई और जब वो स्टॉल दिखना बंद हो गए, वैशाली मुंह बनाए सीधी होकर बैठ गई कि अचानक से एक लड़का शाश्वत के साइड आया और उसको एक पैकेट देने लगा। शाश्वत ने वो पैकेट लिया और पैसे देकर बोला, छुट्टे तुम रख लो। उस लड़के ने थैंक यू बोला और चला गया कि गाड़ियाँ फिर कुछ आगे बढ़ी तो शाश्वत ने पैकेट साइड रख के गाड़ी आगे बढ़ा दी। वैशाली की लालच भरी नज़रें उस पैकेट पर थी क्योंकि उसे खाने की स्मेल आ रही थी, पर वो पूछे तो कैसे पूछे इस पैकेट में क्या है। कि ट्रैफिक फिर रुका तो शाश्वत ने वो पैकेट उठाया और उसमें से एक सिल्वर फॉइल का बॉक्स निकाल के उसको ओपन किया तो उसमें चाउमीन थी। वैशाली के मुंह में पानी की बाढ़ आ गई, पेट में चूहे भंगड़ा करने लगे, पर फिर हिचक के मारे कैसे बोले, ये किसके लिए है, मुझे भी थोड़ा सा दे दो खाने को। फिर उसे ख्याल आया, दे भी दिया तो क्या फ़ायदा, हाथों में मेहंदी लगी है, कैसे खाएगी वो। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और खाने से अपना ध्यान हटाने लगी कि तुरंत ही शाश्वत का हाथ उसके आगे आया और उसके हाथ में चाउमीन थी। वैशाली की आंखें चमक उठी। उसने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत बोला, हाथ से खा लो, वो शॉप वाला चम्मच रखना भूल गया, अब हम लोग शॉप से बहुत दूर आ गए हैं तो चम्मच लेने नहीं जा सकता। वैशाली की नज़रों में फिर प्यार उमड़ आया, पर शाश्वत फिर बोला, प्लीज़ जल्दी खाओ, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी वरना। वैशाली ने तुरंत शाश्वत के हाथ से चाउमीन खा ली कि फिर गाड़ियाँ आगे बढ़ी तो शाश्वत ने बॉक्स साइड रखा और गाड़ी आगे बढ़ाई। फिर गाड़ियाँ रुकी तो शाश्वत बॉक्स उठा के वैशाली को चाउमीन खिलाने लगा। वैशाली प्यार से शाश्वत को देखते हुए चाउमीन खा रही थी। शाश्वत कितना ध्यान रखता है ना उसका, उसने तो ऐसे पति की कल्पना सपने में भी नहीं की थी। किसी ने सच कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। उसकी शादी इतनी देर से हुई पर इतने अच्छे इंसान से हुई। ये सब्र का मीठा फल ही तो था कि वैशाली को सोचते हुए शाश्वत से बोली, आप भी तो खा लो। शाश्वत ने वैशाली को एक नज़र देखा, फिर उसको खिलाते हुए बोला, तुम खा लो, मैंने तो लंच भी किया हुआ है, तुमने ही कुछ नहीं खाया। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली, लेकिन ट्रैफिक खुल गया था और अभी गाड़ियाँ रोड पर चलने लगी थी तो शाश्वत अब वैशाली को खिला नहीं सकता था। पर वैशाली को अभी भी भूख लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, पर शाश्वत बिना बोली ही समझ गया था। उसने आगे जगह देख के गाड़ी साइड लगाई और फिर वैशाली को चाउमीन खिलाते हुए बोला, अब आराम से खाओ। वैशाली का दिल फिर प्यार से भर आया। उसने भी अपना मुंह खोल दिया और चाउमीन खाने लगी, पर उसकी प्यार भरी नज़रें शाश्वत को ही निहार रही थी, जो शाश्वत भी महसूस कर चुका था। इसलिए वो थोड़ा प्यार से बोला, खाने पर ध्यान दो, देख बाद में लेना। वैशाली थोड़ा हड़बड़ा सी गई और उसके गले में चाउमीन फंस गई। वैशाली खांसने लगी तो शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया। शाश्वत ने पानी की बोतल निकाली और वैशाली को पानी पिला के
उसकी पीठ को सहराते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी हड़बड़ा क्यों जाती हो? देख सकती हो तुम मुझे, उसमें कोई चोरी नहीं कर रही हो जो मेरे बोलने पर तुम घबरा गई। वैशाली ने हिचकिचा के अपनी नज़रें नीचे कर ली। शाश्वत ने वैशाली का सिर अपनी तरफ घुमाया और उसका सिर ऊपर उठा के बोला, मैं भी तुमको देखता हूँ। शाश्वत की बस एक लाइन से वैशाली का दिल जोर से धड़क उठा। शाश्वत आगे बोला, मेरा हक है, मैं देख सकता हूँ तुमको, तुम भी मुझे पूरे हक से देख सकती हो, तो ऐसे हड़बड़ाने की या ब्लैंकेट के अंदर मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली को रात की बात याद आ गई, कैसे कल रात शाश्वत उसका हाथ पकड़ के सोया। वैशाली के फेस पर फिर शर्म की लाली छा गई। होठ मुस्कुराने की वजह से कोनों से खिल उठे और सिर शर्म से झुक गया। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर फिर दोनों गाल पर किस करते हुए बोला, आगे से ध्यान रखना, आराम से और पूरे हक से देख सकती हो मुझे। वैशाली के गाल सुर्ख लाल पड़ गए और उसने हाय शर्म से जल्दी से अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए अपना फेस विंडो के साइड कर लिया। शाश्वत के फेस पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसको जो देखना था वो देख जो लिया था। शाश्वत ने वैशाली को गालों पर किस उसके लाल गाल देखने के लिए किया था। लाल गालों के साथ वैशाली उसको और प्यारी लगती थी और अब शाश्वत जान चुका था वैशाली के गाल कब लाल पड़ जाते हैं, इसलिए उसने वैशाली को किस कर लिया। वैशाली भी विंडो के बाहर देखते हुए बस मुस्कुराई जा रही थी। शर्म और खुशी तो उसको इतनी थी कि उसका मन कर रहा था कि वो भी अपनी हथेली में मुंह छुपा के अच्छे से शर्मा ले, पर बेचारी के हाथों में मेहंदी लगी थी तो ऐसा कर नहीं सकती थी। करती तो शाश्वत के नाम की मेहंदी खराब नहीं हो जाती, फिर वो शाश्वत से नाम कैसे ढूंढवाएगी। कुछ देर बाद शाश्वत ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और वैशाली के साइड आके डोर ओपन किया तो वैशाली भी बाहर आ गई। शाश्वत बोला, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। वैशाली सवाल करते हुए बोली, आप कहीं जा रहे हैं? शाश्वत ने जवाब दिया, हाँ, फैक्ट्री से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकला था, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन थोड़ा ज़रूरी काम पेंडिंग है, वो फिनिश करके आता हूँ। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और घर के अंदर चली गई। वैशाली के जाते ही शाश्वत ने अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करते हुए वो भी चला गया। वैशाली अंदर आई तो उसका जी घबरा रहा था। उसको डर इस बात का लग रहा था कि कहीं भूमि जी नाराज़ ना हो। उन्होंने उसको जानू के साथ भेजा, लेकिन वो उसको बिना बताई शाश्वत के साथ चली गई। वैशाली अंदर आई तो भूमि जी सीरियस फेस के साथ सोफे पर बैठी किसी से बात कर रही थी। वैशाली उनके सामने आके खड़ी हो गई तो भूमि जी फ़ोन पर बोली, दीदी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। बोल के भूमि जी ने कॉल कट किया और वैशाली से बोली, आ गई तुम? वैशाली का डर और बढ़ गया। भूमि जी फिर वैशाली से बोली, जाओ अपने रूम में आराम कर लो, आज का खाना मैं देख लूँगी। वैशाली को भूमि जी नाराज़ नज़र सी लगी तो वो उनके पास बैठ गई और बोली, माँ आप गुस्सा है क्या मुझसे? भूमि जी ने एक नज़र वैशाली को देखा और अपना सिर पकड़ के बोली, बेटा तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? वैशाली नज़रें झुका के बोली, वह आप थोड़ी सीरियस लग रही थी तो। भूमि जी परेशान लहजे में बोली, सीरियस नहीं परेशान हूँ मैं। वैशाली बोली, क्या हुआ माँ? भूमि जी बोली, बेटा मेरी बहन शाश्वत की मौसी जिनके बेटे की सगाई में हम गए थे, उनका फ़ोन था, वो घर आना चाहती है। अब ये समझ नहीं आ रहा उनको मना कैसे करूं। उनको मना किया तो वो गुस्सा हो जाएगी, अगर घर आई तो शाश्वत गुस्सा हो जाएगा। मैं तो धर्म संकट में फंस गई हूँ। भूमि जी परेशान होकर वैशाली को बताने लगी, उनकी बहन घर आने को बोल रही है। वैशाली इस बात पर क्या बोले, बेचारी समझ ही नहीं पाई कि भूमि जी रो पड़ी, जिसको देख के वैशाली हैरान हो गई और उसको शांत कराते हुए बोली, माँ आप इतनी सी बात पर रो क्यों रही हैं? भूमि जी रोते हुए बोली, बेटा रोऊँ ना तो क्या करूँ, एक तरफ मेरा बेटा है तो एक तरफ परिवार रिश्तेदारी, दोनों को नहीं छोड़ सकती। कह देना कि परिवार छोड़ दो आसान होता है, पर एक औरत के लिए कुछ भी छोड़ना आसान नहीं होता। एक औरत ज़िंदगी भर अपना ससुराल, जिसे उसका खास कोई संबंध नहीं होता, वो उसको नहीं छोड़ पाती, तो अपना मायका जहाँ वो पली बड़ी हुई कैसे छोड़ सकती है? तुम बताओ, आज भी तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सब सामने आ जाए, भले उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, फिर भी तुम उसको गले से लगाओगी कि नहीं? वैशाली की भी आंखें भर आई। बात तो सही है,
अगर एक बार भी उसके माँ बाप सामने आ गई तो वो सच में उनको माफ़ करके गले से लग जाएगी। इतना आसान नहीं होता माँ बाप को छोड़ देना। बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप सब भूल के उसको माफ़ नहीं करते, तो फिर क्या माँ बाप की गलती माफ़ नहीं की जा सकती? अपने माँ बाप के बारे में सोचते हुए वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी सिसकी लेकर बोली, पर मेरे ये लड़के नहीं समझते। उनका कहना है रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, मानती हूँ, मेरा परिवार हो गया या फिर शाश्वत के पापा का। किसी ने शाश्वत के पापा के गुजरने के बाद साथ नहीं दिया, पर उस बात को बहुत समय बीत गया। कब तक उस बात को लेकर चलूँगी? ऐसा नहीं चलता है। परिवार परिवार ही होता है। किसका परिवार मुसीबत आने पर साथ देता है? मुसीबत आने पर हमको खुद अकेले उससे लड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे भी अपनी जगह गलत नहीं है, पर मैं क्या करूं? मैं नहीं बदल पा रही। सब छूटने का डर पता नहीं मन में क्यों लगा रहता है, क्योंकि आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास मेरे 2 इतने समझदार बेटे हैं, साथ में मिलके रहते हैं। इतनी प्यारी समझदार बहू भी मिल गई जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कभी दोनों भाइयों को अलग नहीं होने देगी। वैशाली आंखों में आंसू लिए भूमि जी के दिल का हाल सुन रही थी। शायद आज तक भूमि जी को कोई ऐसा नहीं मिला था जो उनके दर्द को समझ सके, पर आज उनको मिल गई थी उनकी बेटी, जिसके आगे वो अपना सारा दर्द निकाल देना चाहती थी। भूमि जी भरे गले से आगे बोली, मुझे भी एक समय पर बहुत गुस्सा आया था, किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने भी सोच लिया था मर जाऊंगी, पर कभी परिवार के किसी सदस्य की शक्ल नहीं देखूंगी। लेकिन उनका एक कॉल और मैं पिघल गई। अपने परिवार का एक बार पूछ लेना, तुम सही तो हो। उस समय के लिए मुझे माफ़ कर दो। उस समय मेरे हालात सही नहीं थे कि मैं मदद कर पाऊँ, और मैंने माफ़ कर दिया। मेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। घर परिवार के लोग आते थे, 1-2 दिन रुकते थे और चले जाते थे। कभी मेरे बच्चों ने मुझे कुछ नहीं बोला कि आप क्यों आने देती हो बुआ को, क्यों मना नहीं करती मामा को, मत आया करे यहाँ पर कोई। पर आज पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तुम्हारी शादी के बाद मुंह दिखाई में जो बवाल हुआ, उसके बाद मुझे डर लग रहा है कहीं शाश्वत की परिवार वालों के साथ बहस ना हो जाए। मैं अपना परिवार फिर नहीं खोना चाहती। मैंने हमेशा रिश्तों को संभाल के रखने की कोशिश की है, पर इस बार जी घबरा रहा है कहीं शाश्वत मुझसे नाराज ना हो जाए। बोलते हुए भूमि जी फिर रोने लगी तो वैशाली भी भरे गले से बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। भूमि जी और रोने लगी और बोली, बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी, लेकिन मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऊपर से इस बार शिव भी घर पर है, कुछ भी हुआ या दीदी ने तुमको भी कुछ कहा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, और मुझे शांत देख के शिव शांत नहीं रहेगा। शिव तो सीधा उनको धक्के देकर भगा देगा। वैशाली बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। भूमि जी बोली, बेटा तुम नहीं जानती हो, दीदी थोड़ी नेचर की सुनाने वाली है, वो मुझे सुना देती है। तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या करेगी। ऊपर से मैं अपने नेचर से परेशान हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती किसी के सामने। पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगता रहता है, और मैं चुपचाप गलत होते देखती रहती हूँ। बाद में एहसास होता है मुझे कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन जब मेरे सामने कुछ चल रहा होता है तब माइंड ब्लैंक हो जाता है। कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। वैशाली भूमि जी की बातें अच्छे से समझ पा रही थी, उसका भी यही हाल जो था। फिर भी वैशाली भूमि जी को समझाते हुए बोली, माँ आप बेकार में टेंशन ले रही हो, मौसी जी कुछ नहीं बोलेगी मुझे, और सब अच्छा ही रहेगा। भूमि जी ने अपने सिर को पकड़ लिया और सिसकी भर के बोली, तुम नहीं समझ रही बेटा, वो मेरी खुन्नस भी तुमसे निकालेगी। दीदी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद करती, ऊपर से उनके बेटे की शादी भी मेरी वजह से टूट गई, वो अच्छे से सुनाएगी। वैशाली भूमि जी को देखने लगी और बोली, पर उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो मौसी जी क्यों ऐसा करेगी? ऊपर से आप उनकी बहन है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगी। मैं रिश्ते में बहू लगी तो वो जो भी बोलेगी मुझे बोलेगी, और मैं संभाल लूँगी। भूमि जी बोली, नहीं बेटा मैं नहीं चाहती कोई तुमको कुछ बोले, तुम कोई दूसरी थोड़ी हो जो कोई भी कुछ भी बोलेगा तुमको, पर मैं उनको मना किस मुँह से करूं, समझ नहीं आ रहा। वो घर से निकल चुकी है, कल सुबह तक आ जाएगी। पहले पता होता तो कुछ सोचने का समय मिल जाता, पर अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
सबसे ज़्यादा डर तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। दीदी मेरे डर को, मेरे नेचर को अच्छे से जानती है। वो कुछ बोलेगी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, जिससे वो कहीं अपनी हद ना पार कर दे। वैशाली बोली, माँ आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूमि जी बोली, बेटा अभी तुम कुछ नहीं जानती हो, उनकी चिढ़ अभी की नहीं है। दीदी मुझसे शादी के पहले चिढ़ती थी। वैशाली अब शांति से भूमि जी को देखने लगी तो भूमि जी ने अपनी आप बीती बताते हुए बोली, दीदी सबसे बड़ी थी और मैं एक भाई के बाद मैं सबसे छोटी बच्ची थी घर की। दीदी की शादी जल्दी हो गई, उन्होंने 12th पास किया होगा। तुम जानती हो उस समय पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। लेकिन दीदी की शादी के 1 साल बाद ही माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से पापा को मेरे लिए रिश्ता देखने का समय नहीं मिल पा रहा था, जिससे मेरी शादी में देर हो रही थी और उसका थोड़ा फ़ायदा मुझे मिला। मैंने 12th के बाद जैसे तैसे पापा और दादाजी को मना के ग्रेजुएशन करने की परमिशन ले ली। वो बात दीदी को कुछ अच्छी नहीं लगी, पर मुझे पढ़ने की परमिशन एक ही शर्त पर मिली थी, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कोई दोस्त नहीं। यहाँ तक कि लड़कियों से दोस्ती करने तक में पाबंदी थी और गलती से भी किसी लड़के से बात करते देख लिया तो उसी समय जैसा भी लड़का मिला, शराबी, लंगड़ा लूला जैसा भी, उससे मेरी शादी करवा के सारे संबंध तोड़ देंगे। वो बात मेरे अंदर डर के रूप में बैठ गई थी, इसलिए किसी से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती थी, जबकि बात करना मुझे बहुत पसंद था। कॉलेज में थी उस समय मेरी बस एक ही दोस्त थी, वो घर के पास ही रहती थी, उसके साथ ही आती जाती थी। एक बात पर मैं उसके साथ हंस रही थी कि एक लड़के ने आके बोला, आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। उस समय से घर के बाहर हंसना ही छोड़ दिया। सब ठीक था, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी तो उसके आगे ये सब कुछ नहीं था। मेरा फर्स्ट ईयर ही था कि माँ गुजर गई और लड़की होने की वजह से घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई। दीदी ने मेरी शादी पर जोर दिया, लेकिन मेरी शादी कर देते तो घर कौन संभालता। घर में 3 आदमी थे, सबका खाना पीना, घर की सफाई कौन देखता। तो पहले घर को संभालने के लिए बहू को लाना होगा। तो भाई के लिए लड़की देखना शुरू हुआ। भाई उस समय नॉर्मली सी जॉब करता था और उस समय लोग अपनी लड़कियों की शादी बिजनेसमैन के साथ करना ज़्यादा पसंद करते थे। लोगों का उस समय मानना था बिजनेस में ज़्यादा पैसा है और एक मजबूती भी है, लेकिन नौकरी में एक फिक्स पैसा आएगा, उसी में सारी ज़रूरतें भी पूरी करो, साथ में भविष्य के लिए जोड़ो भी, और कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। जिसकी वजह से भाई को लड़की मिलने में दिक्कत आ रही थी और जिसकी वजह से मुझे आगे और मौका मिल गया पढ़ने का। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया और मैंने फिर पापा को पीजी करने के लिए मना लिया, जिससे दीदी को न जाने क्यों मुझसे जलन होने लगी। वो जब भी घर आती मुझे सुनाती, पापा के कान भरती। लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर भी पूरा नहीं हुआ था कि भाई की शादी तय हो गई और भाभी घर आ गई। भाभी के आते ही दीदी ने पापा के ऊपर मेरी शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। लड़की इतनी पढ़ लिख जाएगी तो लड़का नहीं मिलेगा, घर के बाहर अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो परिवार पर कलंक लग जाएगा। सब बोल बोल के आखिर में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। घर पर बैठा दिया गया मुझे। लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। मैं घर का सारा काम करती थी तो भाभी भी खुश रहती थी मुझसे। 1-2 रिश्ते आए, पर भाभी ने भाई को कैसे ना कैसे कान भर के मना करवा दिया। भाभी को फ्री की नौकरानी जो मिली थी, सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। पर भाभी के साथ मैंने फिर से हंसना बोलना सीख लिया था। भाई, पापा, दादा सब दुकान या खेत चले जाते थे तो हम दोनों ही घर पर बसते थे, तो थोड़ी हंसी मजाक खुल के हो जाता था। जबकि मैं जानती थी वो मेरे साथ इतना खुश इसलिए रहती है क्योंकि सारा काम मैं करती हूँ। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी इच्छाएं जो नहीं थी। लेकिन दीदी को ये भी हजम नहीं था। वो घर आती थी तो भाभी को अपना ननद वाला रुतबा दिखाती थी, जिसकी वजह से भाभी उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। पर उनके सामने भाभी मुझे बड़ा प्यार दिखाती थी। दोनों की तानाकसी में मैं फंस गई थी और फिर कुछ समय में ही दीदी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना और भाभी की लाख कोशिश के बाद भी मेरी शादी शाश्वत के पापा से हो गई। शाश्वत के पापा बहुत अच्छे थे, परिवार के बीच रहते हुए मेरा भी बहुत ध्यान रखते थे। उनका नेचर बिल्कुल शाश्वत जैसा था। बोलते हैं ना, इंसान को अगर ज़रा सी चीज़ें मिले
तो वो और पाने की कामना रखने लगता है। वही हाल मेरा था। शाश्वत के पापा से इतना प्यार मिला कि मैं उनके साथ फिर से बच्ची बन गई। अपना बचपन जो माँ के गुजरने के बाद खो दिया, अपनी टीनेजर की ज़िंदगी जो घर वाले किसी से भी शादी ना कर दे सोच के मैंने डर के निकाल दी, वो सब मैंने उनके साथ जी। शाश्वत के पापा के साथ कभी पत्नी वाली फीलिंग आई ही नहीं, हमेशा दोस्त वाली फीलिंग आई। हम दोनों अरेंज मैरिज के बाद भी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी शादी लव मैरिज जैसी लगती थी, जो मेरे ससुराल और मायके दोनों को ज़्यादा रास नहीं आता था। शाश्वत के पापा के साथ रहते हुए मैं इतना बोलना सीख गई कि पूछो ही मत। मैं बोलती थी और वो सुनते थे, सब लोग बातें बनाते थे। लेकिन मैंने अब ज़्यादा सोचना छोड़ दिया, पर शायद सबकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को और वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद भाभीियों ने ये बोल के घर से बाहर निकाल दिया कि घर में 3 जेठ है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने उन पर डोरे डालना शुरू कर दिया तो मायके वालों ने घर में जगह इसलिए नहीं दी कि वो उम्र भर बेटी को पाल नहीं पाएंगे। जब राजा महाराजा अपनी बेटियों को नहीं पाल पाए तो वो तो मामूली से इंसान है। ससुराल और मायके वालों ने थोड़े पैसे देकर एक दूसरे के ऊपर मेरी जिम्मेदारी छोड़ दी। ससुराल वाले बोले मेरा बेटा खा गई, अब कोई जगह नहीं तेरी यहाँ। मायके वाले बोले शादी के बाद सारी जिम्मेदारियाँ ससुराल वालों की होती है, वहीं जाओ। भाई से मदद मांगी तो वो बोला अपने बच्चे पालूंगा कि तुम्हारे, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। मेरा खुद का घर पापा के दिए आधे पैसों से चलता है। बस बची तो बहन, उससे मदद मांगी तो उसने भी हाथ पीछे खींच लिया। मुंह पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी बातें सुनी मैंने। उसका भी यही मानना था। मैंने अपने पति के साथ ऐसे जीने के चक्कर में कभी परिवार से अच्छे संबंध नहीं बनाए, इसलिए तो ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। मैं समझ गई थी कोई मुसीबत में साथ नहीं देता। ससुराल मायके और बहन के पास में जो पैसे मिले उससे किराए पर एक कमरा लेकर अपने बच्चों को पालने लगी। ससुराल से महीने में एक बार थोड़ा बहुत राशन आ जाता था। कभी कभी भाई आके तीज त्योहार पर थोड़े पैसे दे जाता था, पर उससे ज़िंदगी नहीं कटती तो सरकार की तरफ से जो राशन मिलता था उसको लेना शुरू किया। जैसे तैसे करके सिलाई मशीन ली, लोगों के कपड़े सिल के पैसे कमाने शुरू किए, पर उसमें शाश्वत की पढ़ाई छुड़वानी पड़ गई। वो मेरी शिव को संभालने में मदद करता था तो मैं काम कर पाती थी। फिर धीरे धीरे हमने फैक्ट्रियों से कपड़े के ऑर्डर लेना शुरू किया। हम लोग उनको थोक में कपड़े सिल के देते थे, जिससे अच्छे पैसे मिल जाते थे और शिव की पढ़ाई शुरू हुई। फिर शाश्वत ने धीरे धीरे उस छोटे से काम को अपने खुद के बिजनेस में बदल लिया। मेरे बच्चे ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो समय से पहले ही बड़ा हो गया और परिवार के इस रूखेपन को देख के उसके मन में परिवार के लिए कोई भी प्रेम नहीं है। उसके लिए जो है शिव, मैं और अब तुम हो। पर बेटा, ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं कटती। घर परिवार होता है तो एक अलग अपनापन होता है। तुम्हारी शादी के बाद पूरा परिवार गुस्सा है। मुझे तो डर है, पता नहीं जब शिव की शादी होगी तो कोई आएगा कि नहीं। भूमि जी वैशाली से अपने मन की बात बोल रही थी कि शाश्वत की पीछे से आवाज़ आई, कोई ना आए तो अच्छा है। वैशाली ने तुरंत पीछे पलट के देखा। भूमि जी ने भी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। शाश्वत दोनों के पास आया और भूमि जी के सामने बैठ के बोला, आपसे कितनी बार बोला है, ऐसे मतलबी लोगों के लिए अपने आंसू मत बहाया करिए। भूमि जी ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत ने भूमि जी का हाथ पकड़ लिया और समझाते हुए बोला, माँ, अब वो समय नहीं रहा जब घर परिवार एक दूसरे के लिए ढाल बन के खड़े रहते थे। अब सब मतलब के साथ ही है, सब पैसों का खेल है। आज साथ प्यार से नहीं पैसों से मिलता है, इसलिए किसी से इतना लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना लगाव रखोगी उतना ही दर्द होगा। उम्मीद किसी से मत रखो, जब उम्मीद रखोगे ही नहीं तो उम्मीद टूटने का ना गम होगा ना दर्द। अभी समय ये है, जैसा सामने वाला आपके साथ है आप भी उसके साथ वैसे ही रहे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये समय के साथ परिवर्तित हुई कुछ चीज़ें हैं और समय परिवर्तन के साथ हमको भी परिवर्तित होना पड़ता है। आप नहीं बदलोगी तो ये सब आपको ऐसे इमोशनली हर्ट करते रहेंगे। भूमि जी भरे गले से बोली, कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पा रही। शाश्वत भूमि जी के गले लगते हुए बोला, कोई बात नहीं, आने दीजिए मौसी को। अगर उन्होंने कुछ कहा तो इस बार पूरी कोशिश करके पूरे जोश के साथ बोलिएगा। कोशिश करते रहने से कामयाबी ज़रूर मिलती है,
ये मैंने आपसे ही सीखा है। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तो तुम मेरा ही ज्ञान मुझे ही दूसरों से लड़ाई करने के लिए दे रहे हो। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और बोला, मेरा बस चले तो आपको बॉक्सिंग ग्लव्स ला के दे दूँ। भूमि जी कुछ बोलती तभी शिव की आवाज़ आई, क्या बात है भाई, पूरी मंडली एक जगह जमा है। भूमि जी ने तुरंत शाश्वत को इशारे से शांत रहने को कहा और अपने आंसू अच्छे से साफ करके मुस्कुरा के बोली, नालायक कहाँ थे इतनी देर से, पूजा का सामान लेने में इतना समय लगता है। शिव ने मुंह चढ़ा लिया और अपने हाथ में पकड़े ढेर सारे बैग भूमि जी के सामने रखते हुए बोला, माँ कसम, किसी ने सच्ची कहा है, कितना भी काम कर लो पर घर वालों की नज़रों में लड़के नालायक ही रहते हैं। भूमि जी हंस दी तो शिव मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, एक तो लेडीज़ के कपड़े लाने को बोलती हो, ऊपर से डांट भी लगाती हो, दोबारा से मैं लेडीज़ के लिए कुछ भी लेने नहीं जाऊंगा। यार 5 मीटर की साड़ी पर इतना कलेक्शन, बाप रे, इतना फैशन आता कहाँ से है। मेरा तो आधा जीवन जीन्स और टी शर्ट में निकल गया, बाकी का आधा भी ऐसे ही निकल जाएगा। शिव की बातें सुन के सभी मुस्कुरा दिए। रात को वैशाली भूमि जी से कल क्या करना है पूछ के और वो मौसी जी के आने पर ज़्यादा टेंशन ना ले बोलकर रूम में आई। शाश्वत अपना थोड़ा काम निपटा रहा था तो वो हॉल में ही था। वैशाली बेड पर लेटने ही जा रही थी कि डोर पर नॉक हुआ। वैशाली थोड़ी सोच में पड़ गई। सब तो सोने चले गए और शाश्वत तो बिना नॉक के ही रूम में आ जाता है। फिर वैशाली ने डोर ओपन किया तो उसके सामने एक बड़ी सी थाल थी। वैशाली मुस्कुरा दी और थाल के पीछे छुपे शिव से बोली, ये क्या है शिव। शिव ने अपने फेस के सामने से थाल नीचे की और मुंह टेढ़ा करके बोला, यार कसम से सबके सब मैनरलेस है, मतलब मेरी माँ मुझे नालायक बोलती है और टीचर डोर पर ही खड़ा करके सारे सवाल के जवाब चाहती है। वैशाली ने अपना सिरनामी हिलाया और शिव से बोली, तुमको क्या अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। शिव बत्ती सी दिखाते हुए बोला, वैसे तो नहीं है पर कभी कभी फॉर्मेलिटी कर लेनी चाहिए। वैशाली ने अपना सिरनामी हिलाया और बोली, अच्छा अब बताओ इस थाल में क्या है। शिव ने थाल से कपड़ा हटाया और बोला, ये तुम्हारे लिए करवा चौथ का शगुन है। वैशाली शिव को देखने लगी। शिव ने फिर वैशाली का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में थाल थमाते हुए बोला, तुम्हारी पहली करवा चौथ है। रीत के हिसाब से पहली करवा चौथ पर मायके से शगुन आता है, ये वही है। भाई बन के कन्यादान किया था तो जिम्मेदारी कैसे भूल सकता हूँ। वैशाली की आंखें भर आई। वैशाली की आंखों में नमी देख के शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वैशाली को हंसाने के लिए बोला, तुम रो रही हो? ओह, कहीं तुमको ये दुख तो नहीं? मैं ये सब भाई के पैसों से लाया हूँ। ना बाबा ना, ये तो मेरे खून पसीने की कमाई है। वैशाली ना समझी से शिव को देखने लगी तो शिव मुस्कुरा के बोला, जब मैं बाहर पढ़ता था तो भाई पॉकेट मनी देते थे, साथ में रूम से कॉलेज जाने तक का किराया भी, पर मैं तो अपनी दोस्त की बाइक पर सवार होकर जाता था तो सेव मनी। और पता है, जब पहली बार मैंने बाइक चलाई थी तो गिर गया, मुझे चोट भी आई और खून भी निकला। गर्मी में बाइक से जाने पर पसीना तो पूछो मत। तो इस हिसाब से हुई ना मेरे खून और पसीने की कमाई। शिव की गोल गोल लड्डू जैसी बातें सुन के वैशाली मुस्कुरा दी और शिव के गले लगते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। शिव ने वैशाली को हक कर लिया और बोला, ये तो पहले से पता है, कुछ नया हो तो बताओ। वैशाली कुछ सोच के बोली, नया ये है कि तुम्हारे कहने पर मैंने 2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था तो एक जगह से इंटरव्यू का मेल आया है तो तुमको कल इंटरव्यू के लिए जाना है। शिव उदास सा मुँह बनाते हुए बोला, क्या यार, कल इन लोगों को इंटरव्यू रखना था, सोचा था मस्त कल हम दोनों मस्ती करेंगे जिससे तुमको बिल्कुल प्यास लगने का एहसास नहीं होगा। लगता है इस समय मेरी कुंडली में राहु भी घूमने आए हैं, तभी मैं जो सोचता हूँ सब घूम जाता है। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, और अब तुम घूमना बंद करो, जाओ कल की तैयारी कर लो। शिव ने बेचारों सा मुंह बनाया और जाने के लिए पलटा तो शाश्वत डोर पर ही खड़ा था। शिव शाश्वत को देख के कॉलर ऊपर करके टसन के साथ बोला, फर्स्ट इंटरव्यू ही करेक्ट करके दिखाऊंगा, फिर आप मुझे नाइट क्लब लेकर चलोगे। शाश्वत सीरियस टोन में बोला, पहले करके तो दिखाओ। शिव बोला, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, पहले कॉमन मैन समय से इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए, फिर पावर की बात करे तो अच्छा है। शिव मुंह बना के बोला, अब आपको दिखाना ही पड़ेगा ये शिव क्या कर सकता है। शाश्वत बोला, मैं देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। शिव ने फिर शाश्वत को आंखों को उंगलियों से देखने का इशारा किया और चला गया।
शाश्वत मुस्कुरा दिया और रूम के अंदर आया तो वैशाली सीरियस खड़ी उसे देख रही थी। शाश्वत समझ गया वैशाली को लग रहा है शिव और उसके बीच कोई अनबन चल रही है। शाश्वत वैशाली के मन में चल रहे डाउट को क्लियर करते हुए बोला, तुम कुछ उल्टा मत सोचो, हम दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। शिव मुझे छेड़ रहा था और मैं उसे। बोलते हुए शाश्वत ने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। वैशाली शाश्वत की बात पर मुस्कुरा दी। शाश्वत उसको कितना समझने लगा है, उसके बिना कुछ बोले ही सब जान जाता है। वैशाली मुस्कुराते हुए टेबल के पास आई और शिव की दी थाल टेबल पर भूमि जी ने उसको जो सुगुन की थाल दी थी उसके बगल में रखने लगी कि दोनों थाल को देख के उसको अपने घर की, अपने परिवार की याद आ गई। वैशाली के दिल में न जाने क्या आया कि उसने अपने घर पर फ़ोन लगा दिया। कुछ रिंग जाने के बाद वैशाली की माँ अदिति जी ने कॉल पिक किया। वैशाली का ये न्यू नंबर था तो उनके पास नहीं था, इसलिए वो किसी अनजान का कॉल समझ के हेलो हेलो बोलने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुन के वैशाली की आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले उसको बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई तो उसने शाश्वत के डर से कॉल कट कर दिया। पता नहीं शाश्वत कहीं गुस्सा ना हो जाए। शाश्वत ने उसके परिवार से भी सारे रिश्ते तोड़ जो दिए थे। वैशाली जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी कि शाश्वत उसको टेबल के पास खड़ा देख के उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। वैशाली अभी शाश्वत की तरफ नहीं देखना चाहती थी, वरना शाश्वत को उसका फेस देख के पता चल जाता वो रो रही है और फिर वो वजह पूछता। इसलिए वैशाली बात को बदलने के लिए दोनों थाल के लहंगे छू के देखते हुए बोली, सोच रही हूँ कल पूजा के समय कौन सा लहंगा पहनूं। एक माँ ने दिया और एक शिव ने, और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, समझ नहीं पा रही कल क्या पहनूं। आप बताइए कौन सा पहनूं। वैशाली की बात सुन के शाश्वत ने दोनों लहंगे देखे तो दोनों ही खूबसूरत थे। एक रेड कलर का था तो एक मेहरून कलर का। शाश्वत भी कंफ्यूज हो गया और वैशाली से कुछ सोच के बोला, तुम अगर दोनों पहन के दिखाओ तो कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। वैशाली ने तो ऐसी ही बात को बदलने के लिए ये बात बोली थी, पर शाश्वत ने उनको दोनों लहंगे ट्राई करने को बोले तो अब वो मना कैसे करती, इसलिए उसने अपना सिर हम ही हिला दिया। पर वैशाली लहंगा लेकर बाथरूम में नहीं गई तो शाश्वत बोला, क्या हुआ, अभी ट्राई करने का मन नहीं है क्या। वैशाली थोड़ी हिचकिचा के बोली, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों लहंगे ब्राइडल लहंगे हैं, बहुत हैवी और घेरदार है। आप अभी बाथ लेकर आए हैं, बाथरूम गीला होगा, बाथरूम में जाके चेंज करूँगी तो नीचे से गीले हो जाएंगे। वैशाली अपनी बात आधी बोल के चुप हो गई, लेकिन शाश्वत समझ गया और बोला, मैं बालकनी में हूँ। बोल के शाश्वत बड़े कदमों के साथ चला गया। वैशाली का मन तो नहीं था अभी लहंगे ट्राई करने का, लेकिन वो शाश्वत की बात को खाली भी नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने बेमन से रेड कलर का लहंगा पहना और पहन के बालकनी में आ गई। शाश्वत उस समय अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था कि जैसे उसको अपने पास वैशाली के होने का एहसास हुआ तो शाश्वत ने अपनी नज़रें उठा के वैशाली को देखा तो बस देखता ही रह गया। वैशाली उस लाल जोड़े में नई दुल्हन जैसी लग रही थी। चांद की रोशनी में उसका रूप अलग ही दमक रहा था। शाश्वत तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था और उसके कदम अपने आप वैशाली की तरफ बढ़ गए थे। वैशाली, जिसका मूड अभी तक अच्छा नहीं था, उसने जब शाश्वत को बस उसे निहारते और अपने पास आते देखा तो उसके दिल में फिर तितलियाँ उड़ने लगी और उसने कुछ शर्म से अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। शाश्वत वैशाली के पास आया और उसकी चुन्नी जो कंधे पर डली थी उसको हटा के सिर से डाल के उसको प्यार से देखने लगा। वैशाली अब थोड़ा ज़्यादा शर्मा गई और अपनी नज़रें झुका ली। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और वैशाली की गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि तभी वैशाली को हिचकियाँ आने लगी। शाश्वत अपने सेंस में आया और अपना हाथ पीछे करके वैशाली से नज़रें चुराते हुए बोला, मैं पानी लाता हूँ। शाश्वत जाने लगा, लेकिन वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी मीठी सी धीमी आवाज़ में बोली, वो 12 बज चुका है, अब मैं पानी नहीं पी सकती। शाश्वत रुक गया और वैशाली को देखने लगा। वैशाली हिचकियाँ लेते हुए शाश्वत से अपनी नज़रें चुरा रही थी कि शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ा और अपने कदम पीछे लेने लगा। वैशाली कुछ समझी नहीं, लेकिन वो शाश्वत के साथ कदम आगे बढ़ाने लगी। शाश्वत पीछे होते हुए दीवार से टेक लेकर खड़ा हो गया।
वैशाली भी उसके सामने रुक गई। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शाश्वत की नज़रों में प्यार देख के बस उसकी तरफ खींची जा रही थी। पर शाश्वत करना क्या चाहता है वो समझ पाती। उससे पहले शाश्वत ने उसको अपने पास खींच के गले से लगा लिया। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और उसकी हिचकियाँ और बढ़ गई। शाश्वत मुस्कुरा दिया और वैशाली की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, लगता है कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। वैशाली शाश्वत को नज़रें घुमा के देखने लगी। शाश्वत के ऐसे करीब आने से, गले लगने से उसके पेट में तितलियों ने उड़ान की स्पीड और बढ़ा दी और वो शाश्वत के एहसास में खोने से लगी थी, जिससे उसकी हिचकियाँ भी बंद हो गई थी। वैशाली को शाश्वत की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसने शाश्वत के कंधे पर सिर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वैशाली को अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी, जिससे न जाने उसने क्या सोचते हुए अपनी बाहें शाश्वत की कमर पर कस के लपेट ली। शाश्वत के दिल में अजीब सी हलचल हुई। आज पहली बार दोनों इतने करीब थे, लेकिन शाश्वत के फेस पर भी मुस्कान आ गई थी और उसने भी वैशाली को अच्छे से हक कर लिया। तब वैशाली ने शर्म के अपने सिर शाश्वत के कंधे पर छुपा लिया और वो उससे दूर नहीं हुई। आज उसे शाश्वत के पास आने से सुकून मिल रहा था। हाँ, पेट में तितलियां आसमान पर उड़ रही थी, लेकिन इस फीलिंग में भी एक अलग सा अच्छा वाला एहसास था। एक प्यार से भरा अपनापन, बिना बोले साथ देने का वादा। और इसी एहसास के साथ वैशाली कब शाश्वत की बाहों में सुकून पाके सो गई, जान ही नहीं पाई। शाश्वत को जब वैशाली का सिर गिरते हुए महसूस हुआ तो वो उसको संभाल के गोद में उठा के रूम में लाया और उसको बेड पर लेटा के दूर होने लगा। लेकिन वैशाली ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। शाश्वत वहीं वैशाली के पास बैठ गया। उसकी नज़रें फिर वैशाली के ऊपर टिक गई थी। लाल जोड़े में सोती हुई वैशाली बहुत प्यारी लग रही थी। वैशाली को देखते हुए शाश्वत का हाथ अपने आप वैशाली के गाल पर आ गया। वैशाली के फेस पर भी एक प्यार भरी मुस्कान थी। उसके दिल में भी वैशाली के लिए प्यार था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको भी कभी प्यार होगा या उसको वैशाली जैसी पार्टनर मिलेगी। आज उसने वैशाली को भूमि जी को समझते देखा, जो देख के शाश्वत को अलग ही खुशी महसूस हुई। बोलते हैं, जिस चीज़ को पाने की बस कल्पना करे और वो सच में हमारे पास हो तो खुशी और वो एहसास अलग ही होता है। किसी ने सच्ची कहा है, जोड़े ऊपर से बन के आते हैं। बस हम अपने पार्टनर से कब और कैसे मिलते हैं वो समय पर निर्भर करता है। शाश्वत बैठा बस वैशाली को देख रहा था कि वैशाली के फ़ोन में मैसेज आया। फ़ोन वहीं रखा था तो शाश्वत का ध्यान टूटा। शाश्वत ने फिर वैशाली के माथे पर किस किया और उससे अपना हाथ छुड़ा के उसको ब्लैंकेट से कवर किया और अपने साइड जा रहा था कि फ़ोन में लगातार मैसेज आने लगे। शाश्वत ने पलट के फ़ोन देखा और फ़ोन को साइलेंट करने के लिए फ़ोन उठाया तो उसमें फिर मैसेज आने लगे और मैसेज ऊपर शो होने की वजह से शाश्वत ने ना चाहते हुए उस मैसेज को पढ़ लिया, जिसमें लिखा था, आई मिस यू अलॉट। और भी मैसेज थे पर वो शो नहीं हो रहे थे और शाश्वत ने भी स्लाइड करके बाकी के मैसेज नहीं देखे। ना ही उसने व्हाट्सएप ओपन करके देखना ज़रूरी समझा इतने मैसेज किसके हैं और यह 9 नंबर किसका है। लेकिन शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को ज़रूर देखा, फिर कुछ सोच के फ़ोन साइलेंट करके अपनी साइड आके लेट गया। नेक्स्ट डे वैशाली ने सुबह अपनी पूजा फिनिश की, फिर भूमि जी के साथ करवा चौथ की पूजा की तैयारी में लग गई। शिव भी अपने इंटरव्यू के लिए चला गया था, पर शिव को मौसी आ रही है यह बात नहीं बताई गई थी। लेकिन आज शाश्वत घर पर ही था और उसने बस घर पर रहने का इसलिए सोचा था क्योंकि आज वैशाली का निर्जला व्रत था। ऊपर से उनके घर में सरगी वाली कोई रस्म नहीं थी कि वैशाली को कुछ भी थोड़ा बहुत सुबह खाने को मिल जाता। ऊपर से सोने पर सुहागा ये था कि मौसी आ रही थी, वो घर पर रहेगा तो मौसी ज़्यादा परपंच नहीं करेगी, पर वो आज घर पर ही है ये बात वैशाली को नहीं पता थी। वैशाली सुबह से काम में ही बिजी थी कि मौसी जी घर आ गई। भूमि जी ने उनका वेलकम किया। वैशाली ने एक अच्छी बहू के जैसे आज साड़ी पहनी हुई थी। भूमि जी ने शाश्वत की मौसी सुषमा जी को गेस्ट रूम दिखाया और वैशाली से आके बातें करने लगी। सुषमा जी जल्दी फ्रेश होकर हॉल में आई तो वैशाली भूमि जी एक साथ सोफे पर बैठी बात कर रही थी। शाश्वत अपने रूम में ज़रूरी कॉल पर बात कर रहा था। सुषमा जी भी सामने सोफे पर आकर बैठ गई और वैशाली को टोकते हुए बोली, क्यों बहू, तुमको तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि सास की बराबरी में नहीं बैठते।
वैशाली सुषमा जी को देखने लगी और तुरंत उठ के खड़ी हो गई। भूमि जी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कहा, दीदी आजकल, पर वो आगे बोलती उससे पहले सुषमा जी बोली, भूमि तुम शांत रहो, बहू बेटियों को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी हदें भूले। मान मर्यादा और संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है। भूमि जी भी खड़ी हो गई। उन्होंने फिर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वैशाली उनका हाथ पकड़ के इशारे में शांत रहने को बोलने लगी। वैशाली नहीं चाहती थी कि सुषमा जी के आते ही घर में कलेश शुरू हो जाए। ऊपर से आज त्योहार का दिन, ये सब अच्छा नहीं लगता है। वैशाली की बात मान के भूमि जी शांत हो गई, पर सुषमा जी कहाँ शांत रहने वाली थी। वो फिर भूमि जी से बोली, तुमने बिल्कुल अपने जैसी बहू ढूंढी है जिसको बस लाली लिपस्टिक करना ही आता है। मुझे आए इतना समय हो गया, पैर तक नहीं छुए इसने मेरे। वैशाली तुरंत सुषमा जी के पास आई और बैठ के अच्छे से नई दुल्हन के जैसे पैरों को दबा के पैर छूने लगी। सुषमा जी अपनी पैनी नज़रों से वैशाली को देख रही थी। वैशाली पैर छू के उठने लगी तो सुषमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सिर पर साड़ी का पल्लू रखते हुए बोली, तुमको क्या ये तक नहीं सिखाया गया कि सास के सामने कभी सिर से पल्लू नहीं हटाना चाहिए? खुले सिर की बहू खुले करैक्टर की कहलाती है। पर तुमको ये सब बताएगा कौन? माँ बाप का घर परिवार सब छोड़ जो बैठी हो। शायद ऐसे लक्षण की वजह से ही माँ बाप ने छोड़ दिया होगा। वैशाली की आंखें भर आई। भूमि जी दूर खड़ी थी तो सुषमा जी की बातें सुन नहीं पाई। वैशाली भी चुपचाप भूमि जी के पास आके बोली, माँ मैं किचन देख लेती हूँ। ये भी अभी तक फैक्ट्री नहीं गए हैं, शायद देर से जाएंगे तो खाना खिला के भेज दूँगी। उन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। भूमि जी ने अपना सिर हिला दिया तो वैशाली किचन में चली गई। सुषमा जी टेढ़ी मुस्कान के साथ वैशाली को देखने लगी, फिर भूमि जी से बातें करने लगी। वैशाली भी किचन में आके काम में लग गई। उसको पहले से पता था सुषमा जी का नेचर क्या है, इसलिए उसने बात को छोड़ देना सही समझा। पर काफ़ी टाइम हो गया, शाश्वत फैक्ट्री के लिए नहीं गया। तो वैशाली रूम में आई तो शाश्वत अभी भी अपने फ़ोन में बिजी था और उसके दूसरे हाथ में वैशाली का फ़ोन था। वैशाली शाश्वत के सामने आई तो शाश्वत ने अपना फ़ोन म्यूट पर डाला और वैशाली को उसका फ़ोन देते हुए बोला, फ़ोन भी देख लिया करो, किसी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बोल के शाश्वत ने फिर अपना फ़ोन म्यूट से हटाया और बालकनी में जाते हुए बोला, ओके मिस्टर मेहता, कल आपका माल डिलीवर हो जाएगा। वैशाली ने अजीब सा मुंह बना लिया और सोचने लगी, उसके फ़ोन में मैसेज किसके हो सकते हैं। उसने अपना फ़ोन ऑन किया और व्हाट्सएप ओपन किया तो एक अननोन नंबर से 100 से ज़्यादा मैसेज पड़े थे। वैशाली हैरान हो गई। वैशाली ने मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। हाय वैशाली, कैसी हो? आई मिस यू अलॉट। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करो। मैं कॉल करूँगा तो कहीं तुम्हारा हस्बैंड ना हो पास में, तो तुम फ्री होकर कॉल करो। ऐसे ही बहुत से मैसेज पड़े थे। वैशाली का तो सिर ही घूम गया। शाश्वत ने ये मैसेज तो नहीं देख लिए, वो क्या सोचेगा? और ये किसका नंबर है? कौन उसको ऐसे मैसेज कर रहा है? वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत पीछे से आया और उसके सिर से पल्लू हटा के उसके कान के पास धीरे से बोला, रेड वाला लहंगा पहनना, उसमें कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी। वैशाली का शरीर डर से कांप उठा और फ़ोन छुट के नीचे गिर के फिर टूट गया। वैशाली और घबरा गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और वैशाली के सामने आके उसको बाजू से बस पकड़ा ही था कि वैशाली डर से रोने लगी और बोली, सॉरी, मैंने जान के नहीं गिराया, गलती से गिर के टूट गया, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। शाश्वत ने तुरंत वैशाली को गले से लगा लिया और उसको समझाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? इतनी सी बात पर कौन रोता है? फ़ोन ही तो है, टूट गया तो टूट गया। वैशाली कुछ नहीं बोली, पर उसे अंदर से डर लग रहा था। पता नहीं वो किसका नंबर है, कौन इंसान है वो। और शाश्वत के हाथ में फ़ोन था, उसने फिर भी उसका फ़ोन इतने मैसेज आने पर भी नहीं देखा। ऐसे कैसे हो गया? या फिर देख लिया? वो बाद में उससे पूछताछ करेगा, वो क्या जवाब देगी? और क्या शाश्वत उसकी बात पर विश्वास करेगा कि वो नहीं जानती कौन है जो उसको ऐसे मैसेज कर रहा है? वैशाली के दिल और दिमाग में लाखों चीज़ें चलने लगी। वैशाली बस सोचते हुए रो रही थी। उसको पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा था। उसका एक मन कर रहा था वो शाश्वत को सब बता दे। फिर ये लग रहा था पता नहीं शाश्वत इस बात को कैसे लेगा, कहीं शाश्वत उसको गलत ना ले ले।
उनके इस रिश्ते की अभी तक ठीक से नींव नहीं पड़ी। वो कहीं प्यार भरा घर बनने से पहले ही ना बिखर जाए। अभी तक वो शाश्वत के नेचर को ठीक से जानती तक नहीं, लेकिन जितना उसने लड़कों के बारे में सुना है, लड़के ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और जो ये मैसेज कर रहा है उसका नाम जानता है, ये भी जानता है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो शाश्वत कहीं ये ना बोले कि ये तुम्हारा कोई एक्स होगा, मैं बस शक ना करूं, इसलिए तुम मुझे आगे से बता के उल्लू बनाना चाहती हो। वैशाली सब सोचते हुए परेशान थी और रोने की वजह से उसका गला सूख गया। वो खांसने लगी। शाश्वत ने वैशाली को अपने आप से दूर किया और उसकी पीठ सहराते हुए बोला, आराम से, तुम जरा सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? प्लीज़ शांत हो जाओ, रुको मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। शाश्वत जाने के लिए बढ़ा, लेकिन वैशाली उसका हाथ पकड़ के बोली, मेरा व्रत है। शाश्वत गहरी सांस लेकर बोला, पर कोई व्रत ये नहीं बोलता कि जान पर आए तो भी व्रत रहो। वैशाली शाश्वत को आंखों में आंसू भरे देखने लगी। शाश्वत ने वैशाली को बेड पर बैठाया और उसके आंसू पोंछ के आराम से बोला, ओके तुम शांत हो जाओ, अपने आप को नॉर्मल कर लो, मैं भी नहीं बोलूँगा पानी पीने को। वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं ठीक हूँ। शाश्वत वैशाली का गाल खींच के बोला, गुड, और आगे से ये जरा सी चीज़ों पर प्लीज़ रोना मत, वरना मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत फिर बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने तो पहले ही मुझे गुस्सा वाला डिक्लेयर कर दिया है, अब मेरे पास गुस्सा करने का परमिट है। जब तुमने ही गुस्सा करने का हक दिया है तो मैं पूरे अधिकार से गुस्सा कर सकता हूँ। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और वैशाली के बाल बिगाड़ते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा समझी, तो दोबारा से किसी वैलिड रीज़न के साथ रोना। वैशाली शाश्वत को सिर उठा के देखने लगी। शाश्वत फिर टेबल के पास जाते हुए बोला, वैसे तुम रूम में किसी काम से आई थी क्या? वैशाली को याद आया वो क्यों आई थी, तो वो भी खड़े होते हुए बोली, जी वो मैं ये बोलने आई थी कि खाना रेडी हो गया है, आप खा लीजिए, सुबह आपने नाश्ता भी नहीं किया। शाश्वत टेबल से अपनी फाइल उठा के उसमें देखते हुए बोला, अभी तो 12 ही बजा है और तुम मुझे खाने के लिए बोल रही हो। वैशाली बोली, हाँ वो आपको फैक्ट्री के लिए भी तो जाना होगा, तो आप कुछ खा लो। शाश्वत ने वैशाली को देखा और बोला, तुमको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की, मैं घर पर रहूं तो तुमको कोई दिक्कत है क्या? वैशाली सीरियस हो गई और अपनी सफाई देते हुए बोली, अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा आप घर पर रहोगे तो। वैशाली की बातें सुन के शाश्वत वैशाली के पास आया और बोला, तो तुमको अच्छा लगेगा अगर आज मैं पूरा दिन घर पर रहूं तो? वैशाली शाश्वत को ही देख रही थी। उसके बोलने का तरीका और आंखों में भरे एहसास को देख के वैशाली की नज़रें झुक गई और वो थोड़ा शर्मा के बोली, मतलब माँ को अच्छा लगेगा। शाश्वत मुस्कुरा दिया और वैशाली की उलझन समझते हुए फिर भी उसको छेड़ने के लिए बोला, मतलब तुमको अच्छा नहीं लगेगा। वैशाली बेचारी फंस गई। हाँ बोलोगी तो भी शाश्वत उसको छेड़ेगा, ना बोलेगी तो भी। इसलिए वैशाली ने बीच का रास्ता निकाला और बोली, आपका अभी खाना खाने का मन नहीं है तो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बचने के लिए वैशाली जल्दी में अपनी बात बोल के पलट के जाने लगी, लेकिन शाश्वत ने उसको पकड़ लिया और पीछे से थोड़ा डिस्टेंस के साथ हक करते हुए बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। शाश्वत के थोड़े से हक करने से भी वैशाली के दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसके गाल फिर धीरे धीरे लाल होने लगे, होठों पर मुस्कान आ गई थी। दिल बोल रहा था, मैं तो आपके ही पास रहना चाहती हूँ, आप घर पर रहोगे तो मुझसे ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जब मन होगा मैं आपको देख पाऊँगी, आपसे बात कर पाऊँगी। लेकिन वैशाली बस ये मन में ही सोचती रह गई। मुँह से शर्म की वजह से एक शब्द नहीं निकला, पर शाश्वत ने वैशाली का मूड चेंज करने का अच्छे से इंतज़ाम किया था। वो जानता था वैशाली फिर फ़ोन टूट गया सोच के उदास घूमेगी, इसलिए वो वैशाली के दिल और दिमाग को प्यार से भर देना चाहता था, जिससे वैशाली सोचेगी तो बस उसके बारे में। इतने समय में वो वैशाली को इतना तो समझ ही गया था वैशाली किस नेचर की है। वैशाली कुछ नहीं बोली तो शाश्वत ने वैशाली को अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी नेक पर बाहें डाल के बोला, अगर तुमको अच्छा ना लगे तो बोलो, चला जाता हूँ। शाश्वत चला जाएगा सोच के वैशाली इस बार हड़बड़ी में बोली, नहीं नहीं आप मत जाओ ना प्लीज़। वैशाली की बात सुन के शाश्वत हंस दिया तो वैशाली झेप सी गई और शर्म की लाली और सुर्ख हो गई। शाश्वत ने वैशाली को हिचकिचाते देख के गले से लगा लिया
और बोला, मैं आज घर पर ही रहने वाला हूँ। वैशाली भी मुस्कुरा दी। उसको भी शाश्वत का हक करना अच्छा लगा था, पर बेचारी वो हिचकिचा जाती थी तो अपने हाथ शाश्वत की पीठ पर नहीं रख पाती थी। शाश्वत फिर वैशाली से दूर हुआ तो वैशाली शर्म से लाल पड़ी थी। उसको भी लग रहा था कि आज करवा चौथ है, इसलिए शाश्वत आज घर पर रुका है। सब सोच के उसको और प्यार आ रहा था शाश्वत पर, लेकिन अपना प्यार दर्शाए तो कैसे। शाश्वत ने वैशाली को देख के उसके माथे पर किस कर लिया और बोला, अब हैप्पी। वैशाली ने शर्म के बस अपना सिर हिला दिया। वैशाली को अब सच में और शर्म आने लगी थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। शाश्वत समझ चुका था वैशाली अब थोड़ी छुपना चाहती है, इसलिए उसको और ना परेशान करते हुए शाश्वत बोला, और अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, जब होगा मैं खुद मांग लूँगा, पर तुम मेरा एक काम कर दोगी। मेरे लैपटॉप का चार्ज नीचे ही छूट गया है, तुम ला दोगी। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और ऐसे जल्दी में चल के गई कि जैसे वेट कर रही हो कब उसे भागने का मौका लगे। वैशाली के जाते ही शाश्वत मुस्कुरा दिया और फ्लोर पर पड़ा वैशाली का टूटा फ़ोन उठाया। उसके पास एक पुराना फ़ोन पड़ा था, उसमें वैशाली के फ़ोन का सिम निकाल के डाल दिया। शाश्वत का सोचना था वो जब बाहर जाएगा तब वैशाली के लिए फ़ोन ले आएगा। अभी काम चलाने के लिए ये फ़ोन बहुत होगा, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो जो फ़ोन ऑफ होने की वजह से मिस हो जाए। पर शाश्वत के दूसरे फ़ोन में सिम डालते ही उसमें अननोन नंबर से मिस कॉल के बहुत से नोटिफिकेशन वाले मैसेज आने लगे। शाश्वत को अब थोड़ा अजीब लगा, इतनी देर में इतने कॉल किसने किए होंगे, कहीं वैशाली का कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं है। सोच के शाश्वत वैशाली को उसका फ़ोन देने रूम से बाहर आ गया। वही वैशाली जब नीचे आई तो हॉल में टीवी के सामने लगी ड्रा में चार्जर रखा था। इस समय हॉल में कोई नहीं था। वैशाली ने मुस्कुराते हुए चार्जर निकाला और पलटी तो सुषमा जी से टकरा गई। उसका पैर सुषमा जी के पैरों पर पड़ गया था। सुषमा जी को देख के वैशाली की सारी मुस्कान गायब सी हो गई थी, लेकिन सुषमा जी को इतना भी नहीं लगी थी, पर वो लगने का नाटक करते हुए चिल्ला पड़ी, मार देगी क्या, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं फिर भी देख के नहीं चल सकती, या फिर बदला निकाल रही है। वैशाली तुरंत बोली, सॉरी मौसी जी, आप प्लीज़ बैठिए। वैशाली ने सुषमा जी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही सुषमा जी पीछे हो गई और बोली, अपनी नए सुबहातों से मुझे हाथ मत लगाना, भूमि जी तो खुद विधवा है, वही तेरे जैसे अपशकुनी मांगलिक को पाल सकती है, मुझसे तो तुम दूर ही रहना। वैशाली जो भूमि जी, शिव, शाश्वत तीनों के प्यार से अभी ये भूल चुकी थी कि वो मांगलिक है। उसके जले पर और गर्म घी डाल के सुषमा जी ने उसे जला दिया था। वैशाली की आंखें भर आई थी, पर वो कुछ बोली नहीं। सुषमा जी वैशाली को देखते हुए चिढ़ के बोली, तुम भी बहुत जल्द भूमि जी की कैटेगरी में आ जाओगी, पता नहीं फिर ये व्रत रखने का ढोंग क्यों कर रही हो। वैशाली को दिल में जोर से धक्का लगा, एक अजीब सा डर उसके शरीर को रौंद गया। उसकी आंखों से आंसू नदियों जैसे बहने लगे, लेकिन सुषमा जी आगे वैशाली को कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत वैशाली को ढूंढता हुआ वहां आया, पर वैशाली को रोता हुआ और सुषमा जी को उसके सामने खड़ा देख के उसका मूड एकदम से खराब हो गया। सुषमा जी आ चुकी थी। शाश्वत को ये बात अभी तक पता नहीं थी। शाश्वत वैशाली के पास गया और बोला, क्या हुआ। वैशाली तुरंत अपने आंसू पोंछने लगी। सुषमा जी भी शाश्वत को देख के प्यार दिखाने का नाटक करते हुए बोली, अरे बेटा कैसे हो, कहाँ थे अभी तक, मुझे आए कितना समय हो गया, तुम मिलने नहीं आए मुझसे। शाश्वत ने घूर के सुषमा जी को देखा। वो जानता था जरूर सुषमा जी ने वैशाली से कुछ बोला होगा, पर वैशाली से वो पूछेगा तो वो बताएगी नहीं, इसलिए उसने सुषमा जी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैशाली से बोला, मेरे साथ चलो। शाश्वत वैशाली को लेकर जाने लगा तो सुषमा जी थोड़ा चिढ़ के लेकिन प्यार से वैशाली से बोली, बहू भूमि अकेले किचन में लगी हुई है, शाश्वत का काम करने के बाद एक बार उसको भी देख लेना। सुषमा जी ने गुड़ में लपेट के ताना मारा था, पर शाश्वत समझ गया था सुषमा जी नहीं चाहती वैशाली उसके साथ जाए। अब वैशाली उसके साथ गई तो वो वैशाली को परेशान नहीं कर पाएगी। वैशाली भी सुषमा जी की बातें सुन के शाश्वत से बोली, मैं माँ के साथ काम करवा लेती हूँ। शाश्वत ने सुषमा जी को घूर के देखा, फिर वैशाली से बोला, मुझे भी माँ से बात करनी थी, चलो मैं भी चलता हूँ। शाश्वत फिर वैशाली को किचन में लेकर चला गया। सुषमा जी जो मन में खुश हो रही थी वो फिर चिढ़ गई। सुषमा जी उन सासों में थी जिसको बेटे बहू का एक साथ रहना, उठना बैठना बिल्कुल रास नहीं आता।
शाम को वैशाली अपने रूम में आंखों में आंसू लिए खड़ी अपने लहंगे को देख रही थी। उस समय के बाद से शाश्वत ने वैशाली को अकेले नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से सुषमा जी को मौका नहीं मिला वैशाली को परेशान करने का। शिव की जॉब भी कन्फर्म हो गई थी और कल से उसको ज्वाइन करना था और वो भी खुशी खुशी घर आया था, पर सुषमा जी को देख के उसका मुंह बन गया था। शाश्वत शांत स्वभाव का था, इसलिए सुषमा जी से कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव तो शिव था। अगर सुषमा जी नॉर्मल भी उसके हाल चाल लेती तो भी वो उनको अच्छे से गुड़ में लपेट के तानों का भरा पिटारा दे रहा था। पर अभी वैशाली फिर उदास हो गई थी। सुषमा जी की बात उसके दिल दिमाग हर जगह बहुत ज़ोर से लगी थी और अब लाल रंग का लहंगा पहनने में उसका जी घबरा रहा था। पंडित जी ने उसको लाल रंग से दूर रहने का बोला है। वैशाली को नहीं पता था शिव भी लहंगा ले आएगा और वो भी लाल रंग का। अब शाश्वत ये चाहता है कि वो लाल रंग का जोड़ा पहने। पहले वैशाली ने सोचा था कुछ ही देर की बात है, शाश्वत का दिल रखने के लिए वो लाल रंग का जोड़ा पहन लेगी, पर अब उसको डर लग रहा था रंग के प्रभाव से अगर कुछ गलत हो गया तो। भूमि जी ने उससे पसंद करवा के लहंगा लिया था तो उसने रंग को ध्यान में रख के मेहरून कलर का लहंगा लिया था, पर शाश्वत को तो लाल रंग का लहंगा पसंद आया। अब वो क्या करे? वैशाली खड़ी सोच रही थी कि शाश्वत रूम में आया। वैशाली ने तुरंत अपने आंसू साफ कर लिए। शाश्वत वैशाली को देख के बोला, तुम रेडी नहीं हुई? चांद 7:45 पे निकल आएगा। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, बस जा रही थी। शाश्वत वैशाली के फेस पर परेशानी समझ चुका था, इसलिए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? वैशाली ने अपनी नज़रें चुराते हुए अपना सिर नामी हिला दिया। उसको डर लग रहा था कहीं शाश्वत गुस्सा ना हो जाए, पर शाश्वत अब वैशाली के हर एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने लगा था, इसलिए बोला, क्या तुम अभी भी मुझे इतना भी अपना नहीं समझती कि अपने मन की बात बोल सको? वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा, फिर नज़रें झुका के बोली, वो ये लाल लहंगा, वो ये। वैशाली पहली बार शाश्वत से झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी तो घबरा रही थी, ऊपर से सच बोलने में उसे डर लग रहा था। शाश्वत इन सब बातों में वैसे ही विश्वास नहीं रखता है। उसने बोला कि किसी पंडित ने बोला है कि लाल रंग मत पहनना, तो फिर शाश्वत का गुस्सा करना पक्का है। वैशाली अपनी आधी बात बोल के हिचकिचा के शांत हो गई थी। शाश्वत ने एक नज़र बेड पर रखे लाल रंग के लहंगे को देखा, जिसके ऊपर चोली और दुपट्टा रखा था। शाश्वत की नज़र चोली पर गई, जिसका गला पीछे से बैकलेस था, बस 2 डोरी पर टिका हुआ। शाश्वत को फिर ध्यान आया, बैकलेस चोली की वजह से उसको कल रात में वैशाली को हक करने में हिचकिचाहट हो रही थी। उसके हाथ वैशाली की पीठ को छू रहे थे। शाश्वत सोचने लगा, शायद वैशाली इतने ओपन बैक के कपड़े नहीं पहनती होगी। अकेले की बात अलग थी, शायद वैशाली सबके सामने जाने में कंफर्टेबल नहीं है। और सब इतनी जल्दी हुआ कि वैशाली को चोली अपने हिसाब से ठीक करवाने का समय भी नहीं मिला। पर उसने बोला कि यही लहंगा पहनना है, तो वैशाली बीच मझधार में फंस गई है। वैशाली की क्या समस्या हो सकती है? सोचते हुए शाश्वत बोला, तुम ये रेड कलर का लहंगा पहनने वाली हो क्या? वैशाली तुरंत नज़रें उठा के शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, प्लीज़ अभी ये मत पहनना, तुम वो दूसरा वाला लहंगा पहन लेना। ये बस अंधेरे में ही अच्छा लग रहा था, अभी लाइट में इसका कलर कुछ अलग ही लग रहा है, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा। शाश्वत ने खुद आगे से दूसरा लहंगा पहनने को बोला तो वैशाली की सारी टेंशन ही दूर हो गई और उसके फेस पर एक छुपी हुई सी चमक आ गई, और वो चमक शाश्वत देख सकता था। फिर वैशाली से बोला, अच्छा अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। वैशाली सवाल करते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? शाश्वत बोला, थोड़ा काम है, आता हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। बोलते हुए शाश्वत रूम से बाहर चला गया। वैशाली भी अब खुश मन से रेडी होने लगी। कुछ समय बाद सभी छत पर मौजूद थे। पड़ोस की सारी लेडीज़ भी आ गई थी। पूरी पूजा कथा आरती सब हो गया था, बस चांद के निकलने का इंतज़ार था ताकि चांद को अर्घ देकर व्रत खोला जाए। लेकिन वैशाली को चांद के साथ साथ शाश्वत का भी इंतज़ार था। इतना समय हो गया था पर वो अभी तक आया नहीं था। सुषमा जी भी कम नहीं थी, बार बार भूमि जी से शाश्वत के बारे में पूछ रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था शाश्वत कहाँ गया है। शिव ने कॉल भी किया था तो शाश्वत ने कॉल पिक नहीं किया। 8 बजे चांद निकल आया पर शाश्वत नहीं आया।
सभी लेडीज़ अपने पति के साथ पूजा करने लगी। सुषमा जी अकेली आई थी तो उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने हस्बैंड से बात करके व्रत पूरा किया। पर वैशाली एक कोने में शांत उदास खड़ी थी। भूमि जी शिव से बार बार शाश्वत को कॉल करने के लिए बोल रही थी। शिव कॉल कर रहा था लेकिन शाश्वत कॉल पिक नहीं कर रहा था कि एक टाइम के बाद शाश्वत का फ़ोन ही ऑफ आने लगा। तब शिव को टेंशन होने लगी, लेकिन उसने ये बात वैशाली और भूमि जी को जाहिर नहीं होने दी, वरना वो दोनों तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती। पर सुषमा जी, जिनको अब बातें बनाने का मौका मिल गया था, वो भूमि जी और वैशाली के पास आई और बोली, भूमि कहाँ फरार है तेरा बेटा? सुबह से तो बीवी की दुम बना घूम रहा था। भूमि जी कुछ नहीं बोल पाई। बोलती तो क्या, उनको भी शाश्वत की टेंशन हो रही थी। वो अभी कोई दूसरा सिर दर्द नहीं चाहती थी। वो कुछ कहेगी तो सुषमा जी और चार बातें बोलेगी। वैशाली को भी बहुत टेंशन थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत रखते हुए सुषमा जी से, 1 मिनट मौसी जी, मैं माँ को बैठा दूँ, बोल के भूमि जी को दूसरी तरफ रखी चेयर के पास लाके बिठाया और उनसे बोली, माँ आप यहाँ बैठो, वैसे भी आप 2 मंजिल चढ़ के आई हो, आपको घुटनों में दर्द हो रहा होगा। वो अभी आ जाएंगे, हो सकता है फ़ोन साइलेंट पर हो इसलिए नहीं उठा रहे हो। भूमि जी हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेते हुए बोली, भगवान करे जो तुम बोल रही हो वही हो। वैशाली का दिल भी बैठा जा रहा था। वो तो भूमि जी से ज़्यादा कमज़ोर थी। उसको तो अभी भी रोना आ रहा था। वही जानती थी वो कैसे अपने आंसू रोके थी, पर ज़्यादा देर कहाँ रोक सकती थी। इसलिए भूमि जी से दूर जाके रोने के लिए बहाना बनाते हुए बोली, माँ मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बोल के वैशाली दूसरी साइड जहाँ लोगों के खाने के बाद पानी की व्यवस्था की गई थी वहाँ आ गई और आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर वैशाली अपने आप को संभालती। उससे पहले सुषमा जी वैशाली के पास आके उसके गले पर नमक छिड़कते हुए बोली, अब रोने से क्या होगा? रोना तो भूमि जी को चाहिए जो अपने बेटे की शादी एक और मांगलिक लड़की से करा के बैठी है। वैशाली ने आंखों में आंसू लिए सुषमा जी की तरफ देखा तो सुषमा जी आगे बोली, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? तुम तो सब पहले से जानती हो तुम कितनी अपशगुनी हो। उसके बाद भी तुमने एक परिवार को बर्बाद करने के लिए शादी कर ली। मांगलिक लड़की हो तो लड़के के ऊपर कितने संकट आते हैं ये तो तुम अच्छे से जानती होगी। ये मैं नहीं बोलती, बहुत से केस ऐसे हो चुके हैं, बाद में परिणाम पति को अपनी जान दे के चुकाना पड़ता है। लड़का मांगलिक हो तो लड़की कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये समाज, एक परिवार, सब कुछ लड़कों से चलता है। लड़के को कुछ हो तो तुम समझदार हो। वैशाली की आंखों से झरझर आंसू गिरे जा रहे थे। होठ डर से कंपकपा रहे थे। शरीर बेजान सा महसूस हो रहा था, जैसे अभी यही ढेर होकर गिर जाएगी। पर सुषमा जी अपना और जहर फैलाती। उससे पहले शिव जो वही साइड में खड़े होकर शाश्वत कहाँ है पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने जब सुषमा जी की बातें सुनी तो गुस्से में उनके पास आया। शिव सुषमा जी से बोला, जब सब लड़कों से चलता है तो फिर आपको एक लड़के ने पैदा किया होगा या फिर आप आसमान से ऐसे ही टपकी होगी। सुषमा जी ने सिर घुमा के देखा तो शिव गुस्से में उनको देख रहा था। सुषमा जी ने भी मुंह बना लिया और बोली, क्यों रे लड़के, तुझे बिल्कुल बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। शिव भी उल्टा जवाब देते हुए बोला, जब आपके जैसे बुद्धिजीव बड़े लोगों के पास तमीज़ नहीं है कि छोटों से कैसे बात करते हैं, तो मेरे पास तमीज़ कहाँ से आएगी? तमीज़ सिखाने वाले तो बड़े होते हैं, जब बड़ों के पास नहीं तो छोटों के पास कैसे हो सकती है? सुषमा जी गुस्से में बोली, तेरी माँ ने तुझे कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। शिव भी गुस्से में तिल मिलाया हुआ बोला, अच्छा है सिर पर चढ़ाया है, अगर हाथ पर चढ़ाया होता तो आज मेरे हाथ किसी के गाल पर होते। शिव के बोलने का मतलब समझ के सुषमा जी आग बबूला हो गई और चिल्लाते हुए बोली, भूमि। भूमि जी हड़बड़ा के सभी के पास आई और बोली, क्या हुआ? सुषमा जी गुस्से में बोली, भूमि तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। भूमि जी समझती आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उससे पहले शिव बोला, हमने तो नहीं बुलाया, आप खुद मुंह उठा के अपनी बेइज्जती करवाने आई हो। भूमि जी की आंखें बड़ी हो गई। सुषमा जी भूमि जी पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम पहले बता देती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो तो रिश्तेदारी चलती रहे इसलिए कभी कभार आ जाती हूँ, पर आगे से थूकने भी नहीं आऊँगी तेरे घर। भूमि जी वैसे ही शाश्वत को लेकर परेशान थी। ये झगड़ा देख के वो और परेशान होने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले शिव बोला,
तो आपका बैग फेंक के दूं या लात मार के कैसे जाना पसंद करेंगी? भूमि जी अब शिव पर गुस्सा पड़ी। शिव, ये क्या तरीका है अपनी मौसी से बात करने का? शिव भी गुस्से में बोला, ये मेरी मौसी नहीं है, ये बस आपकी बहन है और आप अपनी बहन को अच्छे से समझा दो मेरी टीचर से दूर रहे, वरना इनका मंगल बुध गुरु सब बिगाड़ते हुए मुझे समय नहीं लगेगा। बोल के शिव ने वैशाली का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले गया। वैशाली भी शिव के साथ खींचती चली गई। सुषमा जी शिव को गुस्से में देखती रह गई। भूमि जी मामला शांत करने के लिए बोली, दीदी शिव की तरफ से। पर भूमि जी अपनी बात पूरी करती उससे पहले सुषमा जी तिलमिलाई हुई बोली, भूमि बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी समझा रही हूँ, अपनी बहू को कंट्रोल में और दबा के रखो, वरना एक बेटे के साथ साथ दूसरा बेटा भी ना फंस जाए। देवर भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। सुषमा जी बोल के चली गई और भूमि जी शौक होकर रह गई। शिव वैशाली को दूसरी साइड लेकर आया और उसको चेयर पर बैठा के प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, टीचर प्लीज़ रो मत, गधों के चीखने चिल्लाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई एकदम ठीक होंगे, वो पक्का किसी काम में फंसे होंगे, इसलिए कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली, उसका दिल बहुत घबरा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग चले गए। सुषमा जी अपने रूम में मुंह फुला के बैठी थी। अभी कोई बस या ट्रेन नहीं थी तो जाती कहाँ, इसलिए अपने कोप भवन में घुसी हुई थी। रात के 11 बज गए थे पर शाश्वत का कोई पता ठिकाना नहीं था। अब तो भूमि जी, शिव सबको डर लगने लगा था। शिव ने अब पुलिस में कंप्लेन करने का सोच लिया था कि तभी शाश्वत भागते हुए घर आया तो सभी उसको देख के शौक हो गए। उसके कपड़ों में खून लगा था। शिव भाग के शाश्वत के पास आया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, भाई क्या हुआ आपको? वैशाली ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। भूमि जी भी उठ के शाश्वत के पास आने लगी थी कि शाश्वत बोला, मैं एकदम ठीक हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। बोलते हुए शाश्वत शिव को लेकर भूमि जी के पास आया और दोनों को सोफे पर बैठाया और एक नज़र वैशाली पर डाली जो सदमे में खड़ी थी। शाश्वत ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा पेपर का बैग साइड रखा और वैशाली का भी हाथ पकड़ के बैठा दिया और सभी से बोला, आप सब बहुत परेशान हो गए ना, सॉरी। शिव तुरंत बोला, भाई वो सब छोड़ो, आपके कपड़ों में ये खून, आपको कहीं चोट आई है क्या? शाश्वत ने टीवी का रिमोट उठाया और ऑन करके न्यूज़ चैनल लगाते हुए बोला, आप सबने लगता है न्यूज़ नहीं देखी। सभी ने न्यूज़ चैनल देखा तो घर के आसपास वाले मेन रोड पर एक बस पलटने की खबर चल रही थी। भूमि जी हैरान हो गई और बोली, बेटा ये सब? शाश्वत बोला, माँ मैं समय से घर आ रहा था पर मेरे कुछ आगे ये बस चल रही थी और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि डिवाइडर के ऊपर चढ़ते हुए पलट गई। बहुत सारे लोग दबे थे माँ, सबको बहुत चोट आई। जब तक रेस्क्यू टीम आती तब तक तो कुछ की जान चली जाती, तो सभी उन लोगों की बस से निकालने में मदद करने लगे। उसमें समय लग गया। जब अपनी कार में आया तो देखा फ़ोन ऑफ था, चार्जर भी नहीं था गाड़ी में कि फ़ोन चार्ज करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाता। अभी भी बहुत जाम लगा है, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, इसलिए अपनी गाड़ी की चाबी एक वर्कर मिल गया, उसको देकर आया हूँ। जब जाम खुलेगा तब वो गाड़ी घर ले आएगा। मैं 2 किलोमीटर तक चल के आया, तब जाके लिफ्ट मिली और मैं घर तक आ पाया हूँ। शिव समझ गया था क्यों शाश्वत का फ़ोन ऑफ हो गया। वो बार बार कॉल कर रहा था तो स्क्रीन लाइट से फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा। भूमि जी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, भगवान सबकी रक्षा करे, हम सब तो डर ही गए थे। शाश्वत बोला, सॉरी माँ, वो सबकी मदद करने में फ़ोन का ध्यान नहीं रहा। भूमि जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुमने सबकी मदद की, ये बहुत अच्छी बात है। सबके घर परिवार वाले हैं जो इस हादसे में घायल हुए, उन पर क्या बीत रही होगी। तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से चेंज करके बहू का व्रत खुलवा दो, बेचारी इतने समय से भूखी प्यासी है। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। शाश्वत ने सबकी नज़रों से बच के दुपट्टे के पीछे से वैशाली का हाथ पकड़ लिया। वैशाली ने आंसू भरी नज़रें शाश्वत की तरफ घुमाई तो शाश्वत ने उसको आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत फिर भूमि जी से बोला, माँ आप जाके सो जाइए, सुबह से काम में लगी हो आप, मैं वैशाली का व्रत खुलवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। फिर शिव से बोला, शिव माँ को रूम में ले जाओ। शिव ने अपना सिर हमें हिलाया और भूमि जी को उनके रूम में ले गया। सबके जाते ही शाश्वत ने
वैशाली का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से वो पेपर बैग उठाया और वैशाली को अपने रूम में ले जाते हुए बोला, चलो। वैशाली चुपचाप सी बेजान गुड़िया के जैसे शाश्वत के पीछे चल दी और रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा मुरझा चुका था। शाश्वत वैशाली को कमरे में लाया और डोर बंद करके उसको सीधा हक कर लिया और बोला, सॉरी, तुम बहुत परेशान हो गई ना। वैशाली के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वो सीधा सपाट लहजे में भरे गले से बोली, आप बाहर क्यों गए थे? शाश्वत ने वैशाली को अपने आप से दूर किया और अपने हाथ में पकड़े छोटे पेपर बैग को ओपन करके उससे एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसको ओपन किया तो उसमें बहुत ही सुंदर डायमंड का सेट था। वैशाली चुपचाप सी एक टक शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत ने बॉक्स से सेट निकाला और बॉक्स साइड रख के वो सेट वैशाली के गले में पहनाते हुए बोला, तुम्हारा करवा चौथ का गिफ्ट लेने गया था पर सब गड़बड़ हो गया। शाश्वत वैशाली को वो सेट ठीक से पहना पाता उससे पहले वैशाली ने वो सेट खींच के फेंक दिया और शाश्वत के गले से लग के इस बार वो अपना दिल हल्का करने के लिए रो दी और बोली, मुझे ये नहीं चाहिए। कितना डर गई थी मैं। आपने जब सबकी मदद कर ली तो क्या किसी दूसरे का फ़ोन लेकर घर पर एक कॉल नहीं कर सकते थे? शाश्वत थोड़ा सीरियस हो गया। ये बात तो शाश्वत के दिमाग में आई ही नहीं। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। शाश्वत वैशाली को शांत कराने लगा और बोला, सॉरी, ये ध्यान नहीं रहा। वैशाली कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। शाश्वत फिर उसको शांत कराते हुए बोला, अच्छा, अब मैं क्या उठक बैठक करूं, तब माफ़ करोगी? वैशाली सुबकते हुए बोली, उसकी ज़रूरत नहीं है। शाश्वत बोला, अच्छा तो चलो, व्रत खोल लो अपना, प्यास लगी होगी तुमको। वैशाली शाश्वत को और कस के हक करते हुए बोली, नहीं लगी मुझे प्यास। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, पर मुझे लगी है, प्लीज़ व्रत खोल लो ताकि मैं भी पानी पी सकूँ। वैशाली एकदम से शॉक हो गई। वो शाश्वत से दूर हुई और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आज दिन भर आपने पानी नहीं पिया? शाश्वत ने अपना सिरनामी हिला दिया। वैशाली की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। उसको याद आया, सच में सुबह से शाश्वत ने कुछ नहीं खाया पिया। जितनी बार भी उसने शाश्वत से कुछ खाने को बोला, शाश्वत ने उसको किसी और काम में उलझा दिया। वैशाली शौक में खड़ी थी कि शाश्वत उसके गाल से आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हारे रोने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। मैं जल्दी से शर्ट चेंज करके आता हूँ। पूजा में जो करना होता हो तुम कर लेना, पर मुझे कुछ खाने को ज़रूर दे देना। अब तो छत पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही बालकनी से चांद दिख जाएगा। बोलते हुए शाश्वत ने अपनी दूसरी शर्ट ली और बाथरूम में चला गया। बेचारी वैशाली तो सोचती रह गई, शाश्वत ने भी सुबह से ना कुछ खाया ना पानी पिया, ऐसा क्यों? पर अब व्रत तो पूजा करके खोलना ही था। तो वैशाली पूजा की थाली लेने चली गई। वैशाली जब तक आई, शाश्वत पहले ही बालकनी में खड़ा था और अपने हाथों से डायमंड का सेट जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वैशाली ने ये देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने इतना महंगा सेट तोड़ दिया। वो सच में बेकार इंसान है। उसके हाथों में कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। पहले फ़ोन तोड़ दिया, अब ये सेट। शाश्वत भी कब तक छोड़ो कोई बात नहीं बोल के उसके किए नुकसान को झेलेगा। एक टाइम के बाद वो भी गुस्सा ज़रूर करेगा। वैशाली खड़ी सोच रही थी कि शाश्वत की नज़र उस पर गई तो उसने वो सेट साइड रखा और वैशाली के पास आके बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और बालकनी की मेड़ पर अपनी पूजा की थाली रख के पहले छलनी उठाई और उसमें देखते हुए चांद को अर्घ दिया। फिर दीपक रख के चांद को देखते हुए शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसको ही देख रहा था। वैशाली की नज़रें फिर शर्म से झुक सी गई। उसने फिर शाश्वत को टीका किया और आरती उतार के उसके पैर छूने को झुकी तो शाश्वत ने उसको पकड़ लिया और बोला, ये सब में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी खाने को दो। बोलते हुए शाश्वत ने पानी का गिलास उठा के वैशाली के मुंह में लगा भी दिया था। वैशाली तो बस शाश्वत को देख रही थी। क्या शाश्वत नहीं चाहता वो उसके पैर छुए? इसलिए शाश्वत ने उसको झुकने तक नहीं दिया, पैर को हाथ तक लगाना तो दूर। पर अभी उसने ज़्यादा नहीं सोचा और पानी पी के गिलास अपने मुंह से हटाते हुए बोली, मैंने खाना रूम में लाके रख दिया है, आप खा लो, मैं पूजा की थाली रख के आती हूँ। शाश्वत ने वैशाली के हाथ से पूजा की थाली ली और मेड पर रख के बोला, चलो पहले खाना खा लेते हैं। बोलते हुए शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़े रूम में लाया। वैशाली तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शाश्वत खाना खाने के लिए इतनी जल्दी में था कि पूछो मत। रूम में आके शाश्वत ने खाने की प्लेट उठाई
और निवाला तोड़ के सबसे पहले वैशाली के मुंह में रख दिया। वैशाली फिर हैरान हो गई। भूख तो शाश्वत को लगी थी ना, तो उसको पहले खाना चाहिए था, पर शाश्वत ने उसको पहले खिलाया। पर शाश्वत के छुपे हुए प्यार से वैशाली पहले जितना उदास थी उतना ही अब उसका मन पुलकित हो चुका था। आखिर कौन था वो लड़का जो वैशाली को कॉल और मैसेज कर रहा था? क्या वैशाली उसका पता लगा पाएगी या शाश्वत उसका कॉल या मैसेज देख लेगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। तो दोस्तों, आपको वैशाली और शाश्वत की लव स्टोरी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में। कहानी ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने ये भाग इतना ही रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी।